Hello friends, I want to discuss the chapter number 4 from Current Challenges Unit 7 from Indian Economic Development, that is poverty. Before starting this, we have to understand the learning outcomes of poverty. It means what we will learn from this chapter. The first learning outcome is to understand the various attributes of poverty. Comprehend the diverse dimension relating to the concept of poverty. Critically appreciate the way poverty is estimated. Appreciate and be able to access existing poverty alleviation program. इस चैप्टर में हम पॉवर्टी कितनी तरह की होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉवर्टी को कैसे मेज़र किया जाता है, किस तरह से पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज पॉवर्टी। Poverty is the inability to fulfill the minimum requirement of life like food, clothing, housing, education, and health facilities. Poverty is not a challenge for India, as more than 1/5 of the world poor live in India alone, but also the world where more than 260 million people are not able to meet their basic need. भारत में निर्धनता वास्तव में एक समस्या है, क्योंकि संसार के कुल गरीब लोगों के रूप में देखते हैं तो उसमें से 1/5 जो है वो भारत में रह रहे हैं। तो वास्तव में गरीबी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 2 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो देश में कुल कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं। और रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन डिफरेंट रीजन और नेशन। ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है तुलनात्मक है, यानी कि 2 गरीब देशों में या 2 गरीब प्रदेशों में या 2 गरीब शहरों में कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, तो ये तुलनात्मक होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया, मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन क्राइटेरिया, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसको मेज़र करने के 2 तरीके हैं। एक तो मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया है कि एक व्यक्ति को एक दिन में अपने भोजन से कितनी कैलोरी मिलती है। एक फिक्स कैलोरी होती है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में उनसे कम कैलोरी मिलेगी तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। और एक मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया में ये है कि व्यक्ति एक महीने में अपने भोजन पर कितना पैसा खर्च करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी को कैसे मेज़र करते हैं। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू दैट लाइन विच एक्सप्रेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर दैट इज essentially required by the people to satisfy their minimum needs. It refers to that line which express the per capita average monthly expenditure। जैसे कि हम बताएं कि अपने एक व्यक्ति एक महीने में अपने भोजन पर कितना पैसा खर्च करता है।
As per Tendulkar Committee 1999-2000, poverty line is estimated in the monthly basis as rupees 816 in rural areas and 1000 in urban areas. People who are not able to earn even such amount in a month are considered below poverty line. कि जैसा कि तेंदुलकर कमेटी जिसका गठन 1999 और 2000 में हुआ, उसके अनुसार एक व्यक्ति अब जो शहरी क्षेत्रों में रह रहा है अपने भोजन पर 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहा है अपने भोजन पर यदि 816 रुपये से कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। और यदि हम कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन की चर्चा करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अपने भोजन से एक दिन में 2100 कैलोरी और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं उन्हें अपने भोजन से एक दिन में यदि 2400 कैलोरी से कम मिलती है तो वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं और शहरी क्षेत्रों में लोग कम फिजिकल वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर कैलोरी कंजम्पशन में डिफरेंस है। अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं वो भी पॉवर्टी को अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स। कि हम ये देखते हैं कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो पुअर हैं वो अलग अलग तरह से हमें देखने को मिलते हैं। रूरल एरिया में कौन कौन से लोग पुअर हैं? जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैं, यानी कि ऐसे एग्रीकल्चर लेबर जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। कल्टीवेटर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जिनके पास बहुत छोटी जोतें हैं जिन पर वो खेती नहीं कर सकते हैं। टेनेंट कल्टीवेटर, या जो किसी दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं। तो ये अपने काम से इनको इतना कम पैसा मिलता है कि ये अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में माइग्रेटेड रूरल पुअर इन अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अपनी जीविकोपार्जन की तलाश में माइग्रेटेड हुए हैं, जो पलायन किए हैं, वो व्यक्ति भी गरीबी रेखा के नीचे आता है। कैजुअल लेबर जो हैं जिनको मौसमी श्रमिक हैं, जिनको कभी काम मिला कभी नहीं मिला, ये कैजुअल लेबर में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु सेल्स वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन रोड साइड एंड आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। और कुछ स्वनियोजित व्यक्ति भी हैं जो सड़कों के किनारे सामान बेचते हैं। तो उन सबको हम शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के अंदर रखते हैं। अब हम ये चर्चा करते हैं कि इनके कारण क्या है पॉवर्टी के। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी? कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, राइज इन प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, लो रेट ऑफ ग्रोथ, कैपिटल डेफिशिएंसी, रूरल इंडेटनेस, एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल, लो एजुकेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, higher level of migration from rural areas, failure to implement land reform। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। जिस तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उतने ही त्वरित रूप से रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, लोगों की मिनिमम नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, देश के राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर कम है। जब राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर कम है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ जो है वो कम हो रही हैं।
राइज इन प्राइस, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति हैं वो उन ऊंची कीमतों पर सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति निर्धन है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे और वही गरीब है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, देश की जो विकास की दर है वो बहुत, उसकी गति जो है वो बहुत धीमी है, और जिसके कारण देश का विकास नहीं हो पा रहा है। जीडीपी की ग्रोथ कम है और जिसके कारण बेरोजगारी है। कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है, लोगों की इनकम कम है और बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पा रही। रूरल इंडेटनेस, और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर रह रहे हैं वो अभी भी महाजन और बनियों से लोन लेते हैं और जिनके कारण वो ऋणग्रस्तता में दबे रहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश रूल के समय जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था तो उसके कारण भी डिफरेंट तरह के लैंड रिफॉर्म सिस्टम थे, जमींदारी प्रथा थी, जिसके कारण गरीबी थी। लो एजुकेशन, शिक्षा का निम्न स्तर होने के कारण उनमें वो कलाएं, वो कौशल डेवलप नहीं हो पाते हैं, और जिससे कि उनको जॉब नहीं मिलता, वो बेसिक नीड्स अपनी पूरी नहीं कर पाते। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण, जैसे इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि कीमतों में वृद्धि, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण भी निर्धनता रहती है। हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि रोजगार नहीं है, इसलिए ग्रामीण जो है वो रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में आते हैं, और शहरी क्षेत्रों में उनको पूरी साल जॉब नहीं मिल पाता है, पूरी साल उनको काम नहीं मिल पाता है, और वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते और शहरी क्षेत्रों में आके निर्धनता को बढ़ाते हैं। फेलियर टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म, यानी कि जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम चलाए हैं वो अभी भी पूरी तरह से उनका पालन नहीं किया जा रहा है, अभी वो असफल है, वो प्रोग्राम अभी पूरी तरह से उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब हम ये देखते हैं कि हमारी सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। तो इसके लिए 3 डायमेंशनल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट टू कॉम्बैट पॉवर्टी, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय कार्यक्रम चलाया गया। पहला, एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। और तीसरा, फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। और जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 2005 में जो पॉवर्टी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 37 थी और 2012 में 22 हो गई है। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में सरकार के प्रयास से कमी तो आई है, लेकिन अभी भी यह मानक की तुलना में बहुत ज़्यादा है। Vicious circle of poverty. It refers to the situation of self-enforcing force in which there are certain factors that are related in a circular way and result in the continuation of the poverty and अंडर डेवलपमेंट। तो ये पॉवर्टी, व्यक्ति जब निर्धन होता है तो गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है और जिसके कारण वो और निर्धन हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस दैट इफेक्ट ऑफ जीडीपी, that effect of economic growth through rapid increase in GDP and per capita
income would spread to all sections of the society and will trickle down to the poor section also. It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in selected regions would benefit the underdeveloped region and the more backward section of the कम्युनिटी। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है कि जैसे जैसे जीडीपी में वृद्धि होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो इसका जो प्रभाव है वो निर्धनों तक अपने आप पहुंचेगा। और इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है और जिससे जो पिछड़े वर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो 1970 के लगभग शुरू हुआ था। इसमें जैसे काम के बदले अनाज, इस प्रोग्राम में काम के बदले अनाज दिया गया था जिससे कि लोगों की मिनिमम नीड्स पूरी हो सकें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अर्लियर under self-employment program, financial assistance was given to families or individuals. Since the 1990, this approach has been changed. Now, those who wish to benefit from the program are encouraged to form self-help group. Initially, they are encouraged to save some money and lend among themselves as a small loan. Later, through banks, the government provide partial financial assistance to self-help group, which then decide whom the loan is to be given for self-employment activity. Swर्ण Jayanti Gram Swarojgar Yojana is one of such program. This has been now reconstructed as National Rural Livelihood Mission. A similar program called National Urban Livelihood Mission had also been in place for urban poor. तो जैसा कि हम समझते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पहले जो लोन था वो परिवार और इंडिविजुअल को दे दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर ये डिसाइड हुआ, 1990 के बाद यह डिसाइड हुआ कि ये जिनको लोन की ज़रूरत है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करेगा कि किसको लोन देना है और किस तरह से देना है। और ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो इसी का ही एक पार्ट है और बाद में इसको रिकंस्ट्रक्टेड किया गया जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से भी जाना गया। अब रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है। This program aims at creating self-employment opportunity in rural areas. The Khadi and Village Industries Commission is implementing it. Under this program, one gets financial assistance in the form of bank loan to set up small industries. तो ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोग्राम है। ये इसको खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन चला रहा है और इस प्रोग्राम में भी बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है कि जो व्यक्ति स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं। नाउ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो अभी हम पढ़ रहे थे वो यही है। अब है रूरल प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कि ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है कि द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड
from low income families in rural and urban area can get financial help to set up any kind of enterprises that generate employment under प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो इसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को ये दी जाती है जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों का हो या शहरी क्षेत्रों का, उसको भी छोटा स्मॉल टाइप का एंटरप्राइजेज लगाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाती है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। ये इसका भी एक उद्देश्य है कि शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो या वेज एम्प्लॉयमेंट का हो। ये जो इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में होने में जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको मिलता है। अब एक और प्रोग्राम है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन मनरेगा, जो ये 2005 में शुरू हुआ था, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस तरह के सरकार द्वारा विभिन्न प्रोग्राम चलाए गए हैं जो पॉवर्टी को दूर करने में सहायक हुए हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सरकारी खर्च करके लोगों को बेसिक एमिनिटीज सुविधाएं प्रदान की जाएं। द थर्ड अप्रोच to address poverty is to provide minimum basic amenities to the people through public expenditure on social consumption needs, provision of food grain at subsidized rates, education, health, water supply and sanitation। यानी कि सरकार के द्वारा जो मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए जो मिनिमम नीड्स हों, चाहे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी और सफाई, आप इनको गरीब लोगों को इन सारी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन पर खर्च किया जाता है। 3 major programs that aim at improving the food and nutritional status of the poor। ये 3 प्रोग्राम और चलाए गए कि इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिड डे मील। ये जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई गई। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। और मिड डे मील, जैसे स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है जिससे कि गरीब बच्चे स्कूल में आए और अपने पढ़ाई के साथ साथ उनकी भोजन की व्यवस्था भी की जाए। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ऑल्सो अटेम्प्ट इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस। अब कुछ और प्रोग्राम हैं जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे जो डेस्टिट्यूट पर्सन हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम विच इंक्लूड नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। अन्नपूर्णा योजना चलाई गई जो भोजन से संबंधित है और नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब हम गरीबी की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन कितनी तरह की इनकी कैटेगरी होती हैं। तो कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी। इन वन सच वे people who are always poor and those who are usually poor but who may sometime have a little more money are grouped together as a chronic poor। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये chronic poor में 2 तरह के poor हैं।
एक ऑलवेज पुअर और एक यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और यूजुअली पुअर जो कभी उनके पास थोड़ा सा पैसा होता है कि वो गरीबी रेखा के ऊपर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। नेक्स्ट, another group are the churning poor who regularly move in or out the poverty, uh, and the occasionally poor who are such most of the time but may sometime have a patch of bad luck. They are called transient poor. churning poor है जो पॉवर्टी रेखा के ऊपर और नीचे आते जाते रहते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं और सीजनल वर्कर हैं। और ट्रांसिएंट पुअर जो हैं वो कभी कभी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है ये गरीबी रेखा के ऊपर ही रहते हैं। and then there are those who are never poor and they are non poor। और इनकी थर्ड कैटेगरी ये है कि जो गरीब नहीं है, जैसा कि आपको इस चित्र से देखने को मिल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो चार्ट के माध्यम से कि दो इसमें ग्राफ दिए गए हैं, और नंबर ऑफ पुअर और एक है हेड काउंट रेशियो। एक ये नंबर ऑफ पुअर यानी कि कितने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, दो तरह से, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव। जो हेड काउंट रेशियो है उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से जानते हैं, कि ये जो है ये प्रतिशत में व्यक्त की गई है। कि जैसा कि हम देखते हैं कि 1973 और 74 की तुलना में 1999-2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। इसी तरह से हेड काउंट रेशियो में देखते हैं कि जो 1973-74 में करीब 55% जो है वो पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे थी, और ये जो बाद में ये 1999-2000 में ये करीब 26 के आसपास है, और इस समय जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 22 है। अब हम कुछ ऐसी घटनाओं पर विचार करेंगे कि जो सरकार के द्वारा गरीबी को मेज़र करने के लिए समय समय पर जो प्रोग्राम चलाए गए, और इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। कब? 1962। Task force on the projection of minimum needs and effective consumption demand was formed to identify the number of poor in the country। कब हुआ ये? 1979 में। Expert group were constituted to identify the number of the poor in India। ये दो बार 1989 में 2005। The Parliament passed Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act to provide guaranteed wage employment to every rural household whose adult volunteer is to do unskilled manual work for a minimum of 100 days in a year। ये जो मनरेगा है ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुए थे, और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों के वॉलंटियर हैं जो अनस्किल्ड टाइप का काम करना चाहते हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। और एक योजना जन धन योजना जो 2014 में शुरू की गई वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना एनकरेजेस पीपल इन इंडिया टू ओपन बैंक अकाउंट बिसाइड प्रमोटिंग सेविंग हैबिट्स। दिस स्कीम इंटेंड टू ट्रांसफर ऑल बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडीज to account holder directly। Each account holder is also entitled to rupees 1 lakh accidental insurance and 30,000 risk cover। ये जो है वो इसमें दिया गया है। तो हमने आज बेरोजगारी के बारे में चर्चा की, इनके बेरोजगारी कितनी तरह की होती है,
इसको कैसे मेज़र करते हैं, इस गवर्नमेंट ने इसको दूर करने के क्या क्या उपाय किए हैं, ये सब के बारे में आज हमने चर्चा की। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।